नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखेंगे। पहला प्रश्न था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह संविधान सभा के सदस्य थे और उनकी भारत के संविधान को आकार देने में भूमिका रही। 2. वे भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, देव सहायम पिल्लई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये 18वीं सदी से संबंधित व्यक्ति है जिन्होंने बाद में हिंदू धर्म में ईसाई धर्म अपना लिया। 2. उनका मानना था कि धर्म के लिए शहीद होकर वह भारत से संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से गलत है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, डार्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य एक अंतरिक्ष यान के क्षुद्र ग्रह से टकराने एवं उसके मार्ग या दिशा को बदलने में सक्षम विकसित नई तकनीक का परीक्षण करना है। 2. अंतरिक्ष यान को कैलिफोर्निया, अमेरिका से फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स के सहारे लॉन्च किया जाएगा। 3. इस अंतरिक्ष यान का लक्ष्य डिडिमोस नामक एक छोटा चंद्रमा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच पहले स्तर पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। 2. संसदीय विशेषाधिकारों का विस्तार भारत के राष्ट्रपति और महान्यायवादी तक नहीं है, जो संसद का एक अभिन्न अंग भी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर यानी रेड सी के साथ सीमा साझा करता है? 1 यमन, 2 ओमान, 3 मिस्र, 4 इरिट्रिया। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 1, 3 और 4। अगला प्रश्न था, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 7 में उल्लिखित हैं। 2. राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्तगी से पहले किसी राज्यपाल को हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, मधुबनी पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मधुबनी कला के निशान भारतीय महाकाव्य रामायण में देखे जा सकते हैं। 2. कर्पूरी देवी, महालक्ष्मी और दुलारी कुछ प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं। 3. यह केवल भारत में ही प्रचलित या प्रसिद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का फैसला किया। 2. 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी से मिलकर संबद्ध बलों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। 2. इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, IFFI की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित नो ग्राउंड बीनीथ द फीट फिल्म निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब था बांग्लादेश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। टिड्डी हमले यानी लोकस्ट अटैक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारी बारिश और चक्रवातों की बढ़ती संख्या ने अरब प्रायद्वीप पर टिड्डियों के अभूतपूर्व प्रजनन को बढ़ाया है। 2. भारत में 1926 से 1932 के टिड्डी प्लेग के कारण ब्रिटिश सरकार ने रेगिस्तानी टिड्डियों यानी डेजर्ट लोकस्ट पर शोध करना शुरू किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल के वर्षों में टिड्डियों के आक्रमण से पूर्वी अफ्रीका से लेकर भारत तक बड़े पैमाने पर तबाही दर्ज की गई है।
हालिया अध्ययन में पाया गया है कि रेगिस्तानी टिड्डियों के आक्रमण का जलवायु परिवर्तन से गहरा संबंध है। भारत में 1993 के बाद से पूर्ण तौर से विकसित टिड्डी चक्र यानी फुल ब्लोन लोकस्ट साइकिल्स नहीं देखा गया है। भारी बारिश और चक्रवातों की बढ़ती संख्या ने अरब प्रायद्वीप पर टिड्डियों के अभूतपूर्व प्रजनन को बढ़ाया है, इसलिए कथन एक सही है। गौरतलब है कि भारत में 1926 से 1932 के टिड्डी प्लेग के चलते ब्रिटिश सरकार ने रेगिस्तानी टिड्डियों पर शोध करना शुरू किया, इसलिए कथन 2 सही है। उसके बाद 1939 में अविभाजित भारत के कराची में कीट की एक विशिष्ट उपप्रजाति रेगिस्तानी टिड्डी पर नजर रखने के लिए एक स्थायी टिड्डी चेतावनी संगठन यानी LWO की स्थापना की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा हर घर दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी वयस्क लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है, वयस्कों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने हेतु प्रेरित करने के लिए, लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जागरूक करने के लिए, या फिर ए और बी दोनों। इसका सही जवाब ऑप्शन डी ए और बी दोनों। हाल ही में महीने भर चलने वाले हर घर दस्तक अभियान के बारे में जागरूकता के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। जान लेते हैं हर घर दस्तक अभियान के बारे में। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वयस्क लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है और जिन्होंने पहली खुराक ले ली है उन्हें दूसरी खुराक लेने हेतु प्रेरित करना है। इसके तहत घर घर जाकर उन पात्र लोगों तक टीकाकरण किया जाना है जिन्होंने या तो अपनी पहली खुराक नहीं ली है या किसी कारण से अपनी दूसरी खुराक लेने से चूक गए हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता देश भर में पात्र लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण करेंगे, जिसमें उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां योग्य आबादी का 50% से कम टीकाकरण किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, डे लाइट सेविंग टाइम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत गर्मियों के मौसम में सुबह जल्दी होने वाली रोशनी यानी दिन की अवधि का लाभ लेने के लिए ग्रीष्म ऋतु में घड़ियों को मानक समय से आगे कर दिया जाता है। 2. उत्तरी गोलार्ध के देशों में घड़ियां मार्च के अंत में या अप्रैल में 1 घंटा आगे सेट की जाती हैं और सितंबर के अंत या अक्टूबर में 1 घंटा पीछे सेट कर दी जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में डे लाइट सेविंग टाइम सुर्खियों में रहा है। जान लेते हैं डे लाइट सेविंग टाइम प्रक्रिया के बारे में। यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत गर्मियों के मौसम में सुबह जल्दी होने वाली रोशनी यानी दिन की अवधि का लाभ लेने के लिए ग्रीष्म ऋतु में घड़ियों को मानक समय से 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रक्रिया को पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन 1784 द्वारा एक विम्सिकल निबंध में सुझाया गया था। उत्तरी गोलार्ध के देशों में घड़ियां आमतौर पर मार्च के अंत में या अप्रैल में 1 घंटा आगे सेट की जाती हैं और सितंबर के अंत या अक्टूबर में 1 घंटा पीछे सेट कर दी जाती हैं, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, PNS तुर्गिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक ऐसा युद्धपोत है जिसमें विश्व स्तरीय स्टील्थ क्षमता यानी वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी है और यह किसी भी रडार को आसानी से चकमा देने में सक्षम है। 2. यह पाकिस्तान की नौसेना के लिए रूस द्वारा निर्मित किए जा रहे 4 टाइप 054A/P युद्धपोतों का पहला हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को पहला टाइप 054A/P फ्रिगेट युद्धपोत सौंपा है। इस युद्धपोत को PNS तुर्गिल नाम दिया गया है। यह 4 टाइप 054A/P युद्धपोतों का पहला हिस्सा है जिनका निर्माण पाकिस्तानी नौसेना के लिए किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 गलत है। जान लेते हैं PNS तुर्गिल की विशेषताओं के बारे में।
यह व्यापक निगरानी क्षमता के अलावा सतह से सतह, सतह से हवा और पानी के भीतर मारक क्षमता के साथ तकनीकी रूप से उन्नत और अत्यधिक सक्षम युद्धपोत है। इसमें विश्व स्तरीय स्टील्थ क्षमता है और यह किसी भी रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। इसलिए कथन एक सही है। यह लंबी दूरी की मिसाइलों और 1 मिनट में कई राउंड फायर करने में सक्षम युद्धपोत अत्याधुनिक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS से लैस है, जो पाकिस्तानी नौसेना की युद्ध क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है। 2. GST लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC का नाम बदलकर CBIC कर दिया गया। 3. यह सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क CGST और IGST लगाने और संग्रह से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। वस्तु और सेवा कर यानी GST के फील्ड अधिकारियों द्वारा टैक्स क्रेडिट को रोकने पर CBIC ने कहा कि इस तरह का अवरोध भौतिक साक्ष्य न कि केवल संदेह के आधार पर होना चाहिए। जान लेते हैं CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में। यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है, इसलिए कथन एक सही है। GST लागू होने के बाद 2018 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC का नाम बदलकर CBIC कर दिया गया, इसलिए कथन 2 सही है। यह सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय GST यानी CGST और एकीकृत GST यानी IGST लगाने और संग्रह से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करता है, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, आचार्य कृपलानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1922 के आसपास जब वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन कर रहे थे, तब उन्हें आचार्य उपनाम प्राप्त हुआ। 2. स्वतंत्रता के समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के अध्यक्ष थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती यानी 11 नवंबर पर श्रद्धांजलि दी है। जान लेते हैं आचार्य कृपलानी के बारे में। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनीतिज्ञ और एक शिक्षाविद थे। 1912 से 27 तक उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने से पहले विभिन्न स्थानों पर अध्यापन कार्य किया। उन्हें 1922 के आसपास आचार्य उपनाम प्राप्त हुआ जब वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन कर रहे थे, इसलिए कथन 1 सही है। वह असहयोग आंदोलन 1920 से 22 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का हिस्सा रहे थे। स्वतंत्रता के समय वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की अंतरिम सरकार 1946 से 47 और भारत की संविधान सभा में अपना योगदान दिया, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की खुदरा प्रत्यक्ष योजना खुदरा निवेशकों को केवल द्वितीयक बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों यानी GSEC को ऑनलाइन खरीदने और बेचने का माध्यम उपलब्ध कराती है। 2. रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना RBI की विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने RBI की 2 ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। यह पहल है खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। नजर डाल लेते हैं RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना पर।
यह योजना खुदरा निवेशकों को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों यानी जी-सेक को ऑनलाइन खरीदने और बेचने का माध्यम उपलब्ध कराती हैं। इसलिए कथन 1 गलत है। इसके तहत छोटे यानी खुदरा निवेशक अब आरबीआई के साथ गिल्ट सिक्योरिटीज खाता यानी गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट खोलकर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। खोले गए खाते को रिटेल डायरेक्ट गिल्ट यानी आरडीजी खाता कहा जाएगा। जान लेते हैं रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में। यह आरबीआई की विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने में मदद करेगी। इसलिए कथन 2 सही है। यह योजना एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते यानी एड्रेस के साथ ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक राष्ट्र एक लोकपाल यानी वन नेशन वन ऑम्बड्समैन पर आधारित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिमरनजीत कौर को बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 2. स्पोर्ट्स और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 6 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना के लिए दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए। गौरतलब है कि स्पोर्ट्स और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना के लिए दिया जाता है। इसलिए कथन 2 गलत है। सिमरनजीत कौर को बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कॉप जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। 2. 2022 के कॉप 27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया जाएगा। 3. कॉप की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बॉन में आयोजित की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में संपन्न कॉप 26 बैठक के दौरान जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का आह्वान किया गया। इस बैठक के दौरान जीवाश्म ईंधन के उपयोग को खत्म करने पर कोई सहमति नहीं बन सकी। हालांकि इसे चरणबद्ध तरीके से कम करने से जरूरत से इनकार नहीं किया गया है। जान लेते हैं कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। कॉप UNFCCC का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। इसलिए कथन 1 सही है। कॉप की बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है जब तक कि सदस्य देश अन्यथा कोई निर्णय ना ले। कॉप की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित की गई थी। इसलिए कथन 3 गलत है। कॉप 27 2022 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया जाएगा। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, नोरो वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे विंटर वॉमिटिंग बग के तौर पर भी जाना जाता है। 2. गले में खराश नोरो वायरस के प्रमुख लक्षणों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में केरल के वायनाड जिले में नोरो वायरस की पुष्टि होने के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। जान लेते हैं नोरो वायरस के बारे में। इसे विंटर वॉमिटिंग बग के तौर पर भी जाना जाता है। इसलिए कथन 1 सही है। यह वायरस दूषित खाने और पानी के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति द्वारा फैलता है, जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। नोरो वायरस के लक्षण संक्रमित होने के 24 से 48 घंटों के भीतर सामने आते हैं, जिनमें शामिल है अचानक जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, तेज बुखार, पेट में दर्द आदि। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, इसे केवल धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 से अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। 2, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की हिरासत बढ़ा 15 नवंबर 2021 तक कर दी है। जान लेते हैं प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनिक संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र 2 विशेष राजकोषीय कानूनों अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी PMLA के प्रावधानों को लागू करना है। इसलिए कथन एक गलत है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 फेरा 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। इसलिए कथन 2 सही है। वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण 1960 में आर्थिक कार्य विभाग से राजस्व विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। APEC यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाने के लिए 2000 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। 2, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव एवं सुरक्षित विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।